अपनी ही बीवी के टुकड़े टुकड़े करके 72 घंटे तक कुकर में उबालकर कोई शख्स नदी में फेंक देता है। जरा सोच के देखिए, ये सुनने में ही कितना खौफनाक है। सोचिए जिसके साथ ये हुआ होगा उस पर क्या बीती होगी। तो चलिए जानते हैं इस केस को पूरे डिटेल में। ये बात है हैदराबाद के मीरपेट एरिया की, जहाँ पर गुरुमूर्ति रहा करता था। गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में जॉब किया करता था। इंडियन आर्मी में जॉब के दौरान ही उसकी शादी होती है टी वेंकटा माधवी से, जिसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सीधी सादी थी। उसकी वाइफ की फैमिली एक हाई स्टैंडर्ड प्रोफाइल फैमिली थी। शादी के बाद गुरुमूर्ति आर्मी की जॉब छोड़ देता है। उसके बाद वो तरह तरह के बिजनेस करता है, लेकिन उसका किसी में फ़ायदा नहीं होता। फाइनली वो DRDO ज्वाइन करता है। DRDO का मतलब मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च में जॉब करता है एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। और DRDO एक जासूसी जो काम होते हैं, ये DRDO का काम होता है, वो भी एक हाई प्रोफाइल जॉब है। लगभग 2012 में गुरुमूर्ति और वेंकटा माधवी की शादी होती है। तो आप सबने सुना होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। इसे साउथ इंडिया में पोंगल के नाम से जाना जाता है, और बाकी जगहों पे तो मकर संक्रांति को इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता है, लेकिन साउथ इंडिया की तरफ पोंगल को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में जितने भी रिश्तेदार होते हैं सब कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से मिलते हैं। जैसे कोई बाहर काम पे गया हो वो अपनी फैमिली के पास वापस लौट के आता है, बीवियाँ अपने मायके जाती हैं। मतलब इसे एक बहुत ही बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है और लगभग 5 से 7 दिन तक पोंगल मनाया जाता है। जब एक बार पोंगल का त्यौहार आया, गुरुमूर्ति की वाइफ थी जो वेंकटा माधवी, उसने गुरुमूर्ति को बोला कि मुझे मायके जाना है, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से गुरुमूर्ति ने अपनी वाइफ को मना कर दिया। उसकी वाइफ थोड़ी नाराज़ हुई, लेकिन फिर भी उसने बोला कोई नहीं, मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, कम से कम बच्चों को तो कहीं एंजॉय करने के लिए भेज दो, मतलब उस त्यौहार का मज़ा लेने के लिए भेज दो। तो पास ही में उसकी मौसी जो वेंकटा माधवी रहती थी, उनकी बहन रहती थी, बच्चों की मौसी। तो बच्चे अपनी मौसी के घर चले जाते हैं लगभग 16 जनवरी को। तभी शाम को उसकी वाइफ फिर से गुरुमूर्ति से जिद करती है कि मुझे मायके जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा। और उसी दिन जो वेंकटा माधवी थी उसकी लास्ट टाइम बात होती है अपने मायके वालों से, जबकि उसकी बीवी अपने मायके डेली बात करती है और सुबह शाम कॉल करा करती थी। लेकिन 16 जनवरी जब उसने लास्ट अपने मायके फ़ोन किया था, जो वेंकटा माधवी थी वो डेली अपने मायके वालों से बात किया करती थी। उसकी जो लास्ट कॉल हुई वो थी 16 जनवरी। जब 17 जनवरी को जो वेंकटा माधवी थी उसके मायके फ़ोन नहीं गया, तो उसके जो माँ बाप थे वो परेशान हुए। उन्हें लगा कि आज कैसे बेटी ने फ़ोन नहीं किया। उन्हें लगा क्या पता त्यौहार है, लड़की बिजी होगी। जब उन्होंने फ़ोन किया किसी ने रिसीव नहीं किया, तो उन्होंने इतना मतलब ज़्यादा नहीं लिया, लाइट लिया और उन्होंने इग्नोर कर दिया। 17 तारीख का पूरा दिन बीत गया। 18 तारीख को दोबारा फ़ोन किया तो वेंकटा माधवी थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ। उसके मायके वाले घबरा गए कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। उन्होंने गुरुमूर्ति को फ़ोन किया। गुरुमूर्ति ने कहा कि परसों हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी, तो वो घर से कहीं चली गई है, आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। अब एक दिन और बीत गया, 19 जनवरी। उसके घर वाले जो मायके वाले थे वो और ज़्यादा अब घबराने लग गए। वो सीधा गुरुमूर्ति के घर आते हैं। घर आके देखते हैं कि घर में ना तो बच्चे हैं ना ही उनकी बेटी है, खाली गुरुमूर्ति है। जब वो लोग गुरुमूर्ति से पूछते हैं तो गुरुमूर्ति बताता है कि 16 तारीख को ही दोनों बच्चे अपनी मौसी के घर चले गए और जो माधवी थी वो भी घर से कहीं गई है, आ जाएगी एक आध दिन में। लेकिन उसके घर वालों को टेंशन हो रही होती है क्योंकि 3 दिन हो गए होते हैं उसको घर से गए हुए। तो वो बोलते हैं क्यों ना हम पुलिस कंप्लेन करें। गुरुमूर्ति राजी हो जाता है और वो सब लोग जाके लोकल थाने में कंप्लेंट करते हैं।
जब थाने में वो लोग कंप्लेंट करते हैं तो गुरुमूर्ति वहाँ पे सारी बातें बताता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि मियाँ बीवी की छोटी सी लड़ाई है, तो एक आध दिन में आ जाएगी। लेकिन अब बात 21 जनवरी तक आ जाती है। पुलिस वालों को भी अब टेंशन हो जाती है, क्योंकि जो माधवी थी उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने अब इस केस को सीरियस लेना चालू कर दिया। उन्होंने 22 जनवरी को वहाँ के सीसीटीवी को देखा। जब उन्होंने सीसीटीवी देखा तो उसमें दिखा कि जो माधवी थी वो 16 जनवरी को दोपहर में एक बार घर से बाहर गई है और फिर घर में वापस आ गई है। लेकिन उसके बाद उसके घर से बाहर जाने की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। इससे थोड़ा बहुत शक गुरुमूर्ति पर जाता है पुलिस वालों का। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा जो लगा था उसका जो एंगल था वो कुछ इस तरह का था कि कोई अगर साइड से निकलेगा तो उस कैमरे में नहीं आएगा, जो कि गुरुमूर्ति के लिए एक बेनिफिट था। गुरुमूर्ति की तरफ से एक और बार पुलिस वालों का शक हट गया। अब पुलिस वाले हर तरह से छानबीन करने लगे, लेकिन उन्हें कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। अब जो नज़र में था वो था सिर्फ गुरुमूर्ति, क्योंकि सबूत कहीं ना कहीं गुरुमूर्ति से ही निकल के आते। उसे लगातार 3 दिन थाने पे बुलाया और तीनों दिन बयान लिए। गुरुमूर्ति के जो तीनों दिन के बयान थे वो तीनों अलग अलग थे। पुलिस वालों का शक बढ़ गया, क्योंकि अगर किसी की वाइफ गायब हुई हो तो उसके शब्द बदलेंगे नहीं। और जो गुरुमूर्ति था उसके चेहरे पे उतनी टेंशन भी पुलिस वालों को नहीं दिख रही। अब पुलिस वालों का शक इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गुरुमूर्ति को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगे। पहले तो वो कुछ बताने को राजी नहीं था, लेकिन जब पुलिस वालों ने अपने तरीके से पूछा तब गुरुमूर्ति ने बोला कि सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर जाना पड़ेगा। हालांकि उसने कन्फेस कर लिया था कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला है। जब पुलिस वालों ने पूछा कि पूरा मामला क्या था, तब गुरुमूर्ति उनको अपने घर लेके जाता है। पुलिस की एक पूरी टीम गुरुमूर्ति के साथ उसके घर जाती है। जब पुलिस वाले घर पहुंचते हैं, गुरुमूर्ति सबसे पहले उन्हें किचन में ले जाता है। किचन में एक कुकर रखा था। वो पुलिस वालों को बोलता है, आखिरी बार इस घर से जाने से पहले जो माधवी थी वो इस कुकर से निकली थी। पुलिस वाले उसका ये बयान सुनकर चौंक जाते हैं। वो एक तो वो बोल इस तरीके से रहा था कि पुलिस वालों को भी अजीब सा डर लगा कि ये बोल क्या रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं है। उसके बाद वो उन्हें वॉशरूम में लेके जाता है। वहाँ जाके बोलता है कि कुकर में जाने से पहले माधवी इस वॉशरूम से निकली थी। पुलिस वाले उसे अलग ही नज़र से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद वो उन्हें घर से थोड़ी दूर बनी एक लेक बनी हुई थी जिसका नाम था जिले लादुका लेक, वहाँ लेके जाता है और बोलता है कुकर से निकल के वो सीधा यहाँ इस पानी में आई है। पुलिस वालों को मामला समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं ये बोल क्या रहा है। जब उससे पूरी डिटेल में पूछा जाता है तब वो बताता है कि जब 16 जनवरी को मेरी वाइफ मेरे पास आई तो उससे मेरी बहस हुई मायके जाने को लेकर। हालांकि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो मानी नहीं और हाथापाई पे उतर गई। हाथापाई करते वक्त मैंने उसका गला दबाया, मतलब गला अपने हाथ से पकड़ रखा था और इसी बीच उसकी जान निकल गई। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मुझसे गलती से हुआ था, लेकिन अब मैं घबरा गया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मेरे को पुलिस का डर, केस का डर सताने लगा था और हमारा जो एरिया है मैं वहाँ से पूरी डेड बॉडी भी साबुत लेके नहीं जा सकता था। तो इसीलिए मैंने उसे वॉशरूम में छोटे छोटे पीस में काटा और कुकर में उसे उबाल दिया और उबाल के पन्नियों में भर के उसे ले जाके लेक में फेंक दिया। पुलिस वालों ने जब हड्डियों के बारे में पूछा तो उसने बोला कि हड्डियों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल पीस दिया था। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता ये इंसान है या हैवान। उन्होंने उसे हिरासत में लिया। हालांकि अब ये केस पुलिस वालों के लिए और पेचीदा हो गया था, क्योंकि गुरुमूर्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई विटनेस नहीं था और कोर्ट में बयान दिया हुआ मायने नहीं रखता। वहाँ पे सबूत या विटनेस चाहिए होता है। पुलिस सबूत ढूंढने में लग गई।
कई गोताखोर उस लेक में कूदे, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। एक फॉरेंसिक टीम घर पहुँचती है। घर से वो कहीं न कहीं सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ब्लड सैंपल मिल जाए या कोई भी बॉडी का छोटा-सा भी टुकड़ा मिल जाए, जिससे कि वो सबूत बना सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और पुलिस अब भी ये जांच कर रही है और इन्हीं सब मामलों में जो दोषी होता है, सबूत ना मिलने के कारण उसे सज़ा नहीं हो पाती। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी पूरी तरह से लगी हुई है। अभी इस केस का फैसला बाकी है। बाकी देखते हैं इस केस में आगे क्या फ़ैसला होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस में जो भी फैसला हो हम आपको बता सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या ऐसे दरिंदों को बाहर घूमने देना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।